आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है, ये तो क्लियर है। बिना ऊर्जा का जीवन कोई पॉसिबल ही नहीं। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा का जो आवश्यकता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। जैसे हम लोग पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पहले कम गाड़ी में घूमते थे, आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ी में घूम रहे हैं। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये जो गाड़ी में घूमना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऊर्जा, या फिर हम लोग का खुद का घूमना, हम लोग का चलना फिरना, ये सब कहाँ से ऊर्जा मिलता है, इसके बारे में बात हो रहा है। तो बोल रहा है सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स है। सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम लोग को मिलता है। सूर्य हम लोग के लिए प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होती है। तो बहुत सारा चीज़ सूर्य से ही हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ बोला है यहाँ? 3-4 नाम आया है। जैसे कि पहला नाम दे रहा है परमाणुओं के नाभिक से, न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियर नाम सुनेगा ना, न्यूक्लियर ऊर्जा रिएक्शन और न्यूक्लियर का, उसका बात कर रही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, वहां से भी ऊर्जा हम लोग लेते हैं। ज्वार भाटा मतलब ज्वालामुखी से, वहां से भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है। गर्म रहता है वहां से मिलता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि स्रोतों के बारे में सोचिए। ऊर्जा का जो अन्य स्रोत है उसके बारे में हम लोग को क्या करना है? सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ बहुत सारा हम लोग का बोलचाल लैंग्वेज में जो है बहुत सारा मिलता है, मगर वैज्ञानिक भाषा में सिर्फ उसका एक निश्चित रूप है कि इसी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। आइए निम्नलिखित उदाहरण पर चर्चा करें। तब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेट से टकराती है। जब हम लोग देखते हैं कि जब विकेट आउट होता है, क्रिकेट में हम लोग देखते हैं विकेट पे लगता है बॉल, तब का बात कर रहे हैं। तो विकेट दूर जा गिरती है। तो विकेट पे जब लगता है तो विकेट क्या होता है? दूर जाके गिर जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं, तब उसमें कार्य करने की क्षमता सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। मतलब जब किसी वस्तु को हम लोग उठाएंगे तो उसमें कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? सम्मिलित हो जाएगी। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी गई कील पर प्रहार करता है तो वह कील लकड़ी में ठोक देता है। मतलब जब हम लोग कोई हथौड़ी से किसी कील को क्या करेंगे? ठोकेंगे, तब क्या होगा? जब हम जैसे ही ठोकेंगे, ऊपर उठाने के बाद हाथ से मार के ठोकते हैं, तो कील को जैसे ही ठोकेंगे तो कील क्या होगा? लकड़ी के अंदर चल जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है। हमने बच्चे के खिलौने, जैसे कि खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है। जब उसमें हम लोग चाबी घुमाते हैं तो क्या होता है? वो खिलौना चलना चालू कर देता है। जब ये खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो गति करने लगता है। तो वो गति करने लगता है, चलने लगता है। अब आजकल चाबी की जगह में बैक पुश आ गया, पीछे खींचने से गाड़ी आगे जाती है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसका आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जब हम किसी गुब्बारे में उसको हवा भर दी और उसको फिर दबा रहे थे, उसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। हम गुब्बारे को कम बल लगा कर दबाते हैं तो बल को हटाने पर वह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है। गुब्बारे में ऐसा देखते हैं हम लोग। गेंद जो बलून होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम उसको दबाते हैं तो क्या होता है? शेप चेंज कर लेता है, और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसमें से बल हटाते हैं तो वो शेप अपना वापस ले लेता है जैसा था। किंतु हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो वह विस्फोट ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। मतलब जब उसको ज़्यादा जोर से दबाएंगे तो वो क्या? फट भी सकता है। इन सभी उदाहरण में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। इसमें बहुत सारा कार्य हो रहा है जिसमें अलग अलग तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं? क्षमता है उसके अंदर करने का। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जब किसी वस्तु में यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं इसको, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। जो वस्तु कार्य करता है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का हानि होता है।
और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जिसमें वस्तु में कार्य किया जा रहा है उसमें वृद्धि होगा, और जिस पे कार्य हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से, जो वस्तु कार्य करती है, जो वस्तु कार्य कर रहा है उसका ऊर्जा में कमी आएगा, और जिस वस्तु पे कार्य कर रहा है उसका ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी वस्तु में अधिक ऊर्जा है तो वह कैसे कार्य करती है, अगर ज्यादा ऊर्जा तो कैसे कार्य करता है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह दूसरे वस्तु पर बल लगा सकती है। अगर ऊर्जा है तो बल लगेगा। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा जो होता है एक वस्तु से दूसरा वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित मतलब क्या होता है, स्थानांतरित मतलब बदल जाता है। जगह जो होगा उसका क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, एक दूसरे से दूसरे में चल जाएगा। दूसरी वस्तु क्यों कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है। अब जिस चीज में लगाया है ऊर्जा तो क्या होगा, वो दूसरा में लग गया है, तो दूसरा में लग गया तो दूसरा वस्तु क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। यानी कि जिस वस्तु पे बल लगा रहे हैं या जिस वस्तु पे ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊर्जा यूज करके क्या कर सकता है, गति में आ सकता है। इस प्रकार पहली वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता है, पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, जिसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा या कार्य कर सकती है, अगर उसमें कार्य करने की क्षमता है, उसके अंदर ऊर्जा है तो वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ये ध्यान रखना है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार किसी वस्तु की निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जा सकता है। मतलब ऊर्जा जितना उतना वो कार्य कर सकता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा। क्या है, जूल। जूल क्या है, ऊर्जा का भी मात्रक है और कार्य का भी है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। 1 जूल कार्य करना है तो 1 जूल। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल में लिखा जाता है, उपयोग किया जाता है। किलो जूल का मतलब क्या होगा, अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कहीं कुछ लेने गए, जैसे मान लेते हैं कोई आटा ले रहे हैं तो आटा लेंगे तो 1 किलो 2 किलो ऐसे लेते हैं। अब गए मार्केट से अदरक लेंगे तो अदरक लेंगे 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे। महंगा आइटम है, छोटा चीज में अगर छोटा क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं तो उसको ग्राम में लिखते हैं, और बड़ा चीज में मेजर कर रहे हैं तो किलो में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज बोला जा रहा है कि जूल का 2 टाइप का बोला गया, एक किलो जूल बोल रहा है और एक सिर्फ जूल बोल रहा है। सिर्फ जूल नॉर्मल हो गया, किलो जूल बड़ा अमाउंट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के रूप। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूप में विद्यमान है। अलग अलग टाइप का ऊर्जा देखने को मिलेगा। विभिन्न रूप में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्ण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। इतना सारा ऊर्जा का टाइप बता दिया गया है। तो क्या बोला, यहाँ कुछ बोला है, सोचिए। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु उसका जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है। अपने मित्र और अध्यापक से इस पर चर्चा कीजिए। मतलब कोई वस्तु पे क्या है, ऊर्जा है, इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे टाइप दिया गया गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा किसको बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। यह तेज चलती वस्तु उसके सदृश अपेक्षित धीमी चलती है। चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, यह सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है, बहती हवा पवन चक्की को, पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। तो गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होता है, इसीलिए क्या होता है, वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। यहाँ लास्ट वाला जो लाइन लिखा है ना, गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है, यही चीज हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कती हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहता हुआ हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। सब कुछ गति हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में किसी वस्तु उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन मिल गया हम लोग को, क्या, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे, अगर वस्तु चल रहा है तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा हो रहा है वो गतिज ऊर्जा कहलाएगा।
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, जितना ज्यादा स्पीड करेगा उतना ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितना ऊर्जा निहित होता है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि निश्चित वेग से गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा उस वस्तु के उस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब कोई कार्य किया जा रहा है तो कार्य और ऊर्जा तो सेम होता ही है, तो वही चीज आपको बोला, कार्य करने के लिए जितना उसके पास क्षमता होगा वही उसका गतिज ऊर्जा कहलाएगा। तो दोनों तो सेम ही चीज है। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। गतिज ऊर्जा को समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए एम मतलब मास, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, कि एक वस्तु एक समान वेग v से गतिशील है। दो चीज यहाँ पे ले ली हैं हम लोग। पहला चीज क्या ले ली है कि m दिया गया है और द्रव्यमान हो गया उसका, और एक गति मतलब जो उसका समान गति से चल रहा है उसको वेग, उसको v ले लिए, सॉरी u ले लिया। अब बोला जा रहा है, अब मान लीजिए आप इस प्रकार एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगाते हैं। F बल लगा रहा है जिससे S दूरी वो क्या कर रहा है, स्थापित हो जा रहा है। तो ये सब तीनों चीज को मिला के हम बोल सकते हैं WFS आ रहा है, ये बराबर है, ठीक है, वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है। बात तो सही है, वस्तु में जब कोई बल लगाया जाएगा तो उसका वेग में परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए कि इनका वेग u से v हो जाता है। पहले u था आरंभिक वेग और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग v है। तो मान लीजिए उत्पन्न हुआ त्वरण a है, त्वरण तो a होता है ना, a कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अनुभाग 7.5 में हमने गति के तीन समीकरण के बारे में हम लोग पढ़े थे। तीनों समीकरण में सबसे पहला समीकरण v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसी से s निकाल दिया है। फिर क्या बोला, अनुभाग 8.4 में हम जानते हैं कि f इक्वल टू ma। इस प्रकार समीकरण 10.2 जो समीकरण था वो 10.2, ये समीकरण ये बदल जाएगा, इस तरह से बदल जाएगा। कैसे बदल जा रहा है, s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a लिख दिए यहाँ पे। w इक्वल टू ma हो रहा था और क्या था v, ma और s मतलब डिस्टेंस, ठीक है, MAS तीन चीजें यहाँ पर आ रहा। समीकरण 10.1 को रखने पर बल के द्वारा किया गया कार्य ये हो रहा है, W इक्वल टू MA इंटू ए का वैल्यू वहां पे ए को काट देंगे। यहाँ पे लिखा W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको काटने के बाद ये आएगा। अगर यहाँ पे u का मान को 0 रखते हैं तो W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। u का मान 0 ले रहे हैं तो आ रहा है हाफ mv स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग इसका फॉर्मूला बना दिए E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ये E क्या है, एनर्जी लिखा गया है और काइनेटिक एनर्जी के लिए K वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि हम लोग को गतिज ऊर्जा है। नीचे में क्वेश्चन दिया गया है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे, बोला गया उपयुक्त परिस्थितियों, मतलब ऊपर जो दिया गया परिस्थितियों में ऊर्जा पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाता है। यानी कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, जिस चीज पे कर रहे हैं, जैसे किसी प्लेट को उठा के हम एक जगह से दूसरे जगह लेके गए तो उसमें क्या हुआ, एक ऊर्जा आ गया, उस प्लेट में क्या आ गया, ऊर्जा आ गया। जिस प्लेट को उठा के हम दूसरे जगह लेके गए उसमें क्या ऊर्जा आ गई। अब इस प्लेट को उठाने के लिए फिर से वापस हमको ऊर्जा लगाना होगा, तब ये प्लेट उठेगा क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया, रूपांतरण हुआ ऊर्जा का। ऐसे भी एक्चुअली में बोला गया उपयुक्त परिस्थितियों में वस्तुओं पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाता है, यानी कि ऊर्जा क्या हो जाता है, इसमें जमा हो जाता है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अगर उसका स्थान में परिवर्तन किया गया है तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या होगा, संचित हो जाती है। संचित मतलब उसमें जमा हो जाएगा। यदि वह वस्तु की चाल या उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, अगर वो उसका चाल में परिवर्तन या फिर वस्तु का दिशा में परिवर्तन में नहीं आता है, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्रकार प्राप्त कर लेती है। तो वस्तु कार्य करने के लिए वो क्या होता है, स्थिति, मतलब वो क्या होगी, अब वो फिक्स हो गया है, अब उसको जब भी कार्य करना होगा
तो तुमको उसमें बल लगाना होगा या उसमें ऊर्जा लगाना होगा, तब वो कार्य करेगा दोबारा। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। रबर बैंड को खींचते हैं तो वो क्या होता है, फैल जाता है। बैंड में स्थानांतरण की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी खिलौने की कार में चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, उसके अंदर कामनी की स्थानांतरण की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मतलब जब उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें कामनी होता है, घूम जाता है गोल, उससे क्या हो जाता है, वो उस पर ऊर्जा आ जाता है। किसी वस्तु पर की गई स्थिति अवस्था अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये चीज क्या लिखा है यहाँ कि अगर कोई किसी वस्तु में स्थिति या फिर अथवा लिखा है या फिर विन्यास में परिवर्तन के प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन या फिर वेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हम लोग का स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। फिर वापस यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर। वस्तु की किसी ऊंचाई पर उठाने पर उसमें ऊर्जा वृद्धि हो जाती है। बात तो सही है, हम लोग कोई भी वस्तु को जैसे ही उठाएंगे उसमें क्या होता है, ऊर्जा आना चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा रहेगा तब ना तुम नेक्स्ट टाइम जब उस वस्तु को उठाएगी तो फिर से उसमें ऊर्जा लगेगा। अभी क्या है, हम किसी वस्तु को उठाएं ऊपर की तरफ तो उसमें क्या ऊर्जा आ जाएगा। किसी कारण उसको ऊपर उठाने पर इस पर गुरुत्व बल की वृद्धि कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुरुत्व बल के विरुद्ध में क्या क्या है, कार्य कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींच रहा है, हम उसको जबरदस्ती ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में किया गया कार्य हो रहा है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार का जो वस्तु होगा जिसको हम ऊपर की तरफ उठाए हैं तो उसमें जो ऊर्जा रखा जमा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, उसको क्या बोला जा रहा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्यों गुरुत्वीय बोला जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के चलते उसमें बल आ गया, क्योंकि उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उठा रहे हैं। वो नहीं, वस्तु पृथ्वी क्या कर रहा है, हमको नीचे की तरफ खींच रहा है, मगर हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। भूमि के ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु की भूमि से उस बिंदु तक उठाने के लिए गुरुत्व बल की वृद्धि किए गए कार्य द्वारा प्रभाषित करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि भूमि से ऊपर किसी बिंदु को, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, जब हम लोग भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु को उठाए, एक बिंदु तक उठाए, किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु की भूमि से उसे बिंदु तक उठाने पर, जिस बिंदु पर हमको उठाना, जैसे हम लोग को 5 फीट ऊपर लेके आना है या 4 फीट ऊपर उठाना है, तो वो चीज एक बिंदु फिक्स हो गया कि 4 फीट ऊपर उठाना है, तो बोल रहा है उस बिंदु तक लाने के लिए गुरुत्व बल की वृद्धि में किया गया कार्य होगा। मतलब जब हम लोग को नीचे की तरफ खींच रहा है तो हम लोग क्या 1.5 फीट ऊपर लेके आना है, एक फिक्स कर दिया कि 5 फीट कोई चीज है उसको उठाना है, ठीक है, उठा के ऊपर रखना है। तो ऊपर रखना है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें गुरुत्व बल के विरुद्ध में काम करना होगा। इसको क्या बोला जा रहा है, ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उठा के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है स्थितिज ऊर्जा, और ये इसका नाम क्या बोला गया, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे लिखा हुआ गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट में हम लोग कोई कार्य करते हैं, किसी वस्तु को किसी निश्चित बिंदु तक उठाते हैं, तब हम लोग को क्या बोला जाता है, इसको गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। यहाँ कुछ लिखा है फिर से, क्या बोला, किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु को गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। बोल रहा है अगर तुमको निकालना होगा कितना एनर्जी लग रहा है तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्या ईजी है भाई, कैसे ईजी है, तो बोला अगर m मास है किसी वस्तु का और h ऊंचाई तक उठाया जा रहा है तो फॉर्मूला बन जाएगा mgh, बल गुना विस्थापन। विस्थापन क्या है हम लोग का h, क्योंकि विस्थापन मतलब हाइट ऊपर की तरफ उठा रहे इसीलिए h लगा। बल हम लोग का क्या है mg, तो mgh हो गया क्या फॉर्मूला किसका, स्थितिज ऊर्जा का निकालने का। क्योंकि वस्तु में किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु mgh की इकाई के बराबर ऊर्जा उपर्जित करती है। mgh के साथ काइनेटिक ऊर्जा जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया ep मतलब एनर्जी है, इसका p से पोटेंशियल को स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं, और उसमें फॉर्मूला लिख दिए mgh।
m मास है, g ग्रेविटी है, ग्रेविटी का जो g का छोटा g का होता है 9.8 और h हाइट हो जाएगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितिज में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उसके रास्ते से, परंतु गति वस्तु की गति की है। 10.9 में 10.8 में दिखाया जा रहा है, 10.8 ये रहा, ठीक है। वस्तु ऐसे आ रहा था, वस्तु इधर से ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है। दोनों में क्या है, सेम चीज लगेगा, सेम बल लगेगा, ठीक। ऐसी स्थिति में देखिए कि जहां पर गुटका ए से बी में दोनों विभिन्न पार्थों से पहुंच रहे हैं, मान लीजिए ए बी एच है, दोनों स्थितियों में वस्तु की किया गया कार्य एम जी एच होगा, दोनों में क्या होगा, एम जी एच होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद दिया गया हम लोग का क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप पर परस्पर परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय मतलब बदलता है। क्या हम ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? यस, रूपांतरण हो सकता है। प्रकृति में हमें ऊर्जा संरूपण के अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, मतलब उसको बदलना, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलना को बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बोलता है, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता, ये बस क्या होता है, रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरा रूप में बदलते जाता है, वही चीज यहाँ पे बोला गया है। देखते हैं, इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में निरूपित हो सकती है, ना इसकी कोई उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसे विनाश। ये लाइन याद रखना है, ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसका विनाश किया जा सकता है, उसको खाली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा। रूपांतरण के पहले, रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। सूर्य जो ऊर्जा होगा, टोटल ऊर्जा, वो क्या होगा, अचर होगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरण में मान्य है। सब प्रकार का रूपांतरण जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम है वो सब जगह चलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं चलेगा, सब जगह चलेगा। यहाँ पे उसी चीज के बारे में वापस समझाना चाह रहा है, MGH का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर क्या बनाएगा, अचर बनाएगा। अचर किसको बोलते हैं, चर मतलब होता है वेरिएबल, अचर मतलब होता है कांस्टेंट। अचर जो बदलता नहीं है, अचर क्या होता है, बदलता है। और दोनों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और क्या था, गतिज ऊर्जा, ये दोनों को मिलाने से क्या होता है, हम लोग का अचर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों का फॉर्मूला लिखा है, एक लिखा है mg और एक लिख दिया mgh और एक लिखा हाफ mv स्क्वायर, दोनों मिलके क्या बनेगा, अचर। इससे हम लोग को बहुत सारा फॉर्मूला निकाला जा सकता है, m इक्वल टू करके, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला मिलता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो का योग उसकी मूल यांत्रिक ऊर्जा है। किसी चीज का मूल यांत्रिक ऊर्जा मतलब उसका जो अंदर का ऊर्जा है उसका बात कर रहा है। हम देख सकते हैं कि पिंड को मुक्त रूप से गिरते समय उसके पाथ पर किसी बिंदु का स्थितिज ऊर्जा में कितना अधिक कम होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि अलग होती है। गतिज ऊर्जा तो भाई घूम रहा तो ज्यादा ही ऊर्जा होगा, जो पहले से जमा उसके पास कम ऊर्जा होगा। या पिंड की गति को वायु को प्रतिरोध के प्रभाव से अधिक अपेक्षा करता है। पिंड का जो है ऊर्जा, पिंड का गति जो होगा वायु को प्रतिरोध मतलब वायु क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, कम कर दे रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है स्थितिज ऊर्जा को। फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कार्य करने की दर। हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीन ऊर्जा का उपयोग करके रूपांतरण समान दर से करती है? अभिकर्ता यानी एजेंट जो कार्य रूपांतरण करता है विभिन्न दरों से कार्य करता है। आइए इन सबको आपको समझते हैं। मतलब कोई भी काम करने का हर बार सेम नहीं होता है, हर बार सेम नहीं रहेगा, हर बार क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कोई एजेंट को अगर कोई काम दिए तो वो क्या करेगा, कुछ अलग पैसा लेगा, कहीं का काम करने का अलग, कहीं का काम करने का अलग, तो अलग अलग के लिए अलग अलग दर बटा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे फिर वापस क्रियाकलाप दिया गया, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अगर किसी के पास शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो कम टाइम में पूरा कर सकता है।
अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा में कम समय में पूरी कर सकते हैं। जो हाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम मोटरसाइकिल और मोटर कार जैसे मशीन की शक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसका शक्ति, मोटरसाइकिल का बात कर रहा है। इस वाहन को वर्गीकरण कर आधार यह है कि यह कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करता है। ऊर्जा का परिवर्तन या फिर कार्य करना, मतलब 5 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पार कर दे रहा है। शक्ति बोला जा रहा है यहाँ पे। किए गए कार्य को गति की मापती है। ये क्या है, डेफिनेशन है। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति से पता चलता है। अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया, मतलब कितना जल्दी या कितना देर से किया गया। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। कार्य करने की दर या ऊर्जा का रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण या फिर कार्य करने की शक्ति को क्या बोला जा रहा, शक्ति बोला जा रहा है ऊर्जा को। यदि कोई अभिक्रिया या एजेंट टी समय में कोई कार्य करता है तो उसका शक्ति कितना हो जाएगा, कार्य बटा समय, W/T। शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसका प्रतीक W है। वाट है और W है। मात्रक जेम्स वाट, ये जेम्स वाट जो है वो किया था, इसीलिए वाट नाम रख दिया, सम्मान में रखा गया है। 1 वाट अभिक्रिया यानी कि एजेंट को की एक शक्ति के लिए 1 सेकंड और 1 जूल में अगर कोई कार्य करता है तो यह भी कहा जा सकता है कि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड हो सकती है। ठीक है ना, तो नीचे लिख दिया 1 वाट इक्वल टू 1 जूल 1 सेकंड। हम ऊर्जा स्थानांतरण के उच्च दरों को किलोवाट में दिखाते हैं। किलोवाट मतलब 1000 कर देना है बस, और क्या। ठीक है, किलोवाट, तो यहाँ पे क्या बोलती है 1000 इक्वल टू किलोवाट। 1 किलोवाट W करके दिखा दिया गया और जूल में लिख दिया गया। किसी अभिक्रिया की शक्ति समय के साथ बदल भी सकता है, हो सकता है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया विभिन्न समय अंतराल में विभिन्न दरों के कार्य को कर सकता है। इसलिए औसत शक्ति के अवधारण लाभप्रदाय औसत शक्ति के लिए कुल उपयोग किए गए ऊर्जा और कुल किए गए समय का विभाजित प्राप्त करते हैं। दोनों का विभाजन, टोटल कार्य कितना हुआ गया है और समय कितना लग रहा है। नेक्स्ट, फिर से यहाँ 2 एग्जांपल दे दिया गया है और इसके आगे है और कुछ नहीं है, ये तो एग्जांपल देके यहाँ पे खत्म कर दिया गया और एक एक्टिविटी दिया गया। ठीक है, ये सब जो हम लोग सीखे उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है।